Dear students, welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher मोहम्मद इद्रीस ऑन स्क्रीन। आज का जो लेक्चर होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है स्टोशियोमेट्री का, जिसमें हम मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस को कैलकुलेट करेंगे और साथ में हम कुछ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस, आल्सो राइट द फार्मूला ऑफ कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, फार्मूला दिए जाएंगे, उनके आप क्या करेंगे, जो फार्मूला है उनका लिखने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे पास जो हैं, पहले हम इनको डिफ़ाइन करते हैं कि ये कैसे डिफ़ाइन हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली मैस कैलकुलेशंस। तो मैस कैलकुलेशन आज की जो होंगी वो दो तरह की होंगी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक जो होगा दिस इज़ मॉलिक्यूलर मैस और दूसरा जो है वो क्या होगा, फार्मूला मैस। अच्छा, इनका जो दोनों का यूनिट होगा वो क्या होगा, AMU। इसका भी यूनिट क्या होगा, AMU, एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मैस जो है वो हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मैस। और जो आयनिक स्पीशीज़ हैं उनके लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ कोवेलेंट कंपाउंड्स, और जो दूसरे हैं आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला मैस, आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो NaCl आयनिक कंपाउंड है, और दूसरी साइड पे जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है, कोवेलेंट इन नेचर है। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली किस पे बेस कर रहा है, मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेशंस। और यहाँ पे सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैस, उसके साथ क्या होगा, एटॉमिक मैस यूनिट, जिस यूनिट के अंदर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये किन कंपाउंड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये किन कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मैस लिखते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड, इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, ग्लूकोज। इसी तरह से अगर हम देखें तो फार्मूला मैस किसके लिए होगा, आयनिक कंपाउंड के लिए, यूनिट AMU होगा, आयनिक और NaCl। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस को हम कैसे कैलकुलेट डिफ़ाइन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या होता है, सम ऑफ मैसेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स present in a molecule or in a formula unit, ठीक है। तो बेसिकली सम ऑफ मैसेज ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारे पास जो ग्लूकोज है इसमें 6 कार्बन एटम हैं, H12 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स का मैस सम अप करके जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसको हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मैस। और इसी तरह से जैसे हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है जिसको हम फार्मूला यूनिट लिख रहे हैं, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन दो एटम्स हैं जो कि कैटाइन और एनाइन की फॉर्म में मौजूद हैं। तो इनके मैसेज को सम करने से क्या जनरेट होगा, मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस, ठीक है। अगर फार्मूला यूनिट की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, फार्मूला मैस। अगर आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मैस। अब ज़रा हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं कि ये फर्दर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिहाज से जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको लाजमी आना चाहिए। इसमें आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं। अब ज़रा हम आते हैं कैलकुलेशंस की तरफ कि कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं। तो अभी हम हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इसको।
आप फार्मूला मैथ्स कैलकुलेट करना चाहते हैं या मॉलिक्यूलर मैथ्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम पहले किसको डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर मैथ्स को, फिर हम आते हैं फार्मूला मैथ्स की तरफ। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स की। तो मॉलिक्यूलर मैथ्स के लिए बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जिसमें से पहला हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट केस है CH4। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, स्टेप लिख रहा हूँ, आप फिर इसको खुद भी कर सकते हो। स्टेप में क्या है कि आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, mass of each element from periodic table, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या हो गया कि आप क्या करेंगे, इन एटम्स का मैस पीरियोडिक टेबल से देखेंगे। लेकिन पेपर में आप क्या पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन ये होगा कि पेपर में आप पीरियोडिक टेबल साथ लेके जा सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आपको पेपर के एंड पे एक टेबल बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक नेसेसरी तरतीब के साथ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज और इनके सिंबल्स दिए जाते हैं। अगर कोई एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है, तो क्वेश्चन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं क्वेश्चन को फुलफ़िल करने की। जैसे एक बच्चा है, वो देखता है कार्बन का मैस कितना है 12 और हाइड्रोजन का मैस कितना है 1। अब हाइड्रोजन का मैस जो होता है वो 1.008 होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, 1 यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हम CH4 का मैस कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ CH4। तो ये क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, कार्बन कितना है 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं 4। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 4 16 AMU। तो यहाँ पे जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, एटॉमिक मैस यूनिट। हम ज़रा एग्जांपल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 आ गई, यहाँ पे मैं कहता हूँ C6 है, H12 है, O6 है। आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मैस किसके बराबर आ जाएगा, हम यहाँ पे सारे एटम्स के मैसेज को हमने सम अप करना है। वही स्टेप कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैसेज को देखेंगे कि हर एटम का मैस कितना है। या तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए, या आप क्या कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप पीरियोडिक टेबल को आसानी के साथ देख सकें। अब क्या होगा कि यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे कि हर एटम के नंबर ऑफ़ हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो आप देखेंगे कि कार्बन है, एक कार्बन का मैस 12 है, 6 कार्बन का कितना हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरे में जाते हैं तो प्लस हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं 12। उसके बाद अगर आगे जाते हैं तो प्लस ऑक्सीजन 16 × 6। ठीक है, तो 12 × 6 कितना हो जाएगा 72 + 12 प्लस कितना हो जाएगा 96। तो इसको आप सम अप करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 AMU। ठीक है, तो ये ज़बानी भी आपको याद होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ मैं 2 और एग्जांपल करूँगा, फिर हम फार्मूला मैस की तरफ आते हैं। जो सेल्फ असेसमेंट है वो आपने साथ साथ सॉल्व करनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमें ये मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेशन हमें चाहिए, तो फिर हम आपकी वीडियो या जो लेक्चर नोट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे। 2 मैं आपके साथ और शेयर करूँगा, मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेशन, मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे जो तीसरी एग्जांपल होगी वो क्या हो जाएगी, CONH2 होल ट्वाइस। ये थोड़ी सी ट्रिकी है, जिसमें बच्चा जो है अक्सर गलती करता है। वो क्या है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं है, बच्चों के लिहाज से मुश्किल होती है, तो इसको हम आसान कैसे कर देते हैं कि आप यहाँ पे क्या करें,
आप लिखें CO, ये बेसिकली किस चीज़ का फार्मूला है, यूरिया का फार्मूला है। आप इसको मल्टीप्लाई करें CON2H4 कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप इसको आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में जाएं तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। अब क्या हो जाएगा, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, उसके बाद हाइड्रोजन 1 × 4। जब आप सारों को सम अप करोगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 60 AMU। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होगा 60 AMU। उसके बाद एक और भी आप कर सकते हैं, एक लास्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है एग्जांपल नंबर 4, ये क्या हो जाएगा C12H22O11। ठीक है, कुछ असाइनमेंट के तौर भी आप नोट कर लें, वो भी आपने करना है। जैसे मैं 5वें को लिख देता हूँ KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, ये आप खुद करेंगे सेल्फ, ये आपने खुद करना है। अब ज़रा जो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है C12H22O11, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इसका कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 12, मास भी 12 है, नंबर ऑफ एटम्स भी 12 हैं, हाइड्रोजन 1 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 22, प्लस ऑक्सीजन 16 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने 11। जब आप सारे को आप सम अप करेंगे तो ये कितना आना चाहिए 342 AMU। तो इसका मतलब है सक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होगा 342 AMU। ठीक है, तो पोटाशियम क्लोरेट का मैंने आपको बता दिया है कि ये आपने खुद करना है। अब हम आते हैं जो फार्मूला मैसेज हैं वो हम 2-3 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम आते हैं फार्मूला मैस की तरफ। फार्मूला मैस में मैंने बताया था कि ये क्या होना चाहिए, आयनिक स्पीशीज़ होती हैं, ये आयनिक स्पीशीज़ हैं। आयनिक स्पीशीज़ का क्या मतलब होगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, इसके लिए जब कैलकुलेशन करोगे, फॉर एग्जांपल NaCl एक फार्मूला यूनिट, इसको अगर कंसिडर करते हैं आयनिक स्पीशी है तो इसका आप क्या लिखेंगे, फार्मूला मास। ठीक है, अब इसका फार्मूला मास कैसे आ जाएगा, Na23 है और क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो इसका जो सम अप होगा 58.5 AMU। ठीक है, तो ये बेसिकली हम क्या लिखेंगे, फार्मूला मास। तो वो कैसे डिफाइन हो रहा था, मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो इसको अगर आप मज़ीद एक और करते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल नंबर 2 है H2SO4, तो इसका अगर आप फार्मूला मास लिखते हैं तो क्या आएगा 1 × 2 प्लस सल्फ़र क्या होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला मास आता है वो कितना आएगा 98 AMU। ठीक है, कुछ आपके ज़िम्मे भी मैं 1-2 चीज़ें लगा देता हूँ। जैसे हम एक और बात करते हैं, थर्ड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास निकालते हैं, और दूसरा क्या होता है पोटाशियम क्लोराइड KCl, ये भी क्या होता है आयनिक इन नेचर होता है। अब मैग्नीशियम जो है इसका मास कितना होता है 24, सल्फ़र कितना होगा 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको आप सॉल्व करेंगे, और पोटाशियम क्या होता है 39 प्लस 35.5, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आंसर जो है वो आपका आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ AMU। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बता दिया, बाकी सम आप खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे जो था वो फार्मूला मास मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया है। अब जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी हम करने जा रहे हैं वो आपके सामने क्या होगा, जो फार्मूला डेवलप कैसे किया जाता है, फार्मूलेशन ऑफ
फार्मूला, जिसको हम फार्मूले को हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, डिज़ाइन फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स, बाइनरी आयनिक कंपाउंड। अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब होगा, बाइनरी मीन के इसमें दो चीज़ें होंगी, टू, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे आयनिक कंपाउंड जो दो चीज़ों से मिलके बने होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा उसके साथ कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल NaCl क्या है, एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अगर वो आपसे कहता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप क्या करते हैं, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ, राइट डाउन फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा कि आपने सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स या रेडिकल्स। ठीक है, यहाँ पे सल्फेट जो है वो एक रेडिकल के तौर पे काम करेगा। अब सबसे पहले हमने लिखा कि जो सल्फेट है या इनके ऊपर जो सिंबल्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। सिंबल्स के बाद आप दूसरा क्या आइडेंटिफाई करोगे, चार्जेस ऑन एलिमेंट्स या क्या हो सकता है, कोई रेडिकल या कंपाउंड हो सकता है, इनके ऊपर चार्जेस कितने हो सकते हैं। फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में बैलेंस करना है चार्जेस को, बैलेंसिंग द चार्जेस। ठीक है, अब ज़रा हम जाते हैं इस फार्मूले को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम। स्टेप नंबर 1 में अगर आएँ तो एल्यूमिनियम का और सल्फेट का, एल्यूमिनियम तो सिंबल है, एलिमेंट है, उसका सिंबल आ जाएगा, लेकिन सल्फेट जो है यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि एल्यूमिनियम क्या है, Al। स्टेप नंबर 1 में आ गया और ये क्या हो जाएगा, SO4। और स्टेप नंबर 2 इसमें कंक्लूड होगा तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, जबकि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +3। अब इन दोनों को हम एडजस्ट कैसे करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, ये ज़ुबानी याद करेंगे। बुक के ऊपर एक टेबल दिया गया है जो आप एनाइंस और कैटाइंस को याद करेंगे और फिर उनको आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और उससे क्या जनरेट होगा, एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड जनरेट होगा जिसमें एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम कंबाइन करते हैं Al2Cl3 को, सॉरी Al और SO4 को, यहाँ पे हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे हमारे पास Al आ गया, +3 आ गया और सल्फेट जो है SO4 -2। अब हम चार्जेस को कैसे बैलेंस करेंगे, दो तरीके हैं इसके। एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड क्या होगा कि आप डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं, मेथड एक होता है आप बैलेंसिंग द चार्जेस को आप बैलेंस करें फिर उसमें जाएं। दोनों तरीके वैलिड हैं। इसमें जो पहला तरीका है उसमें आप क्या करेंगे, Al +3 और SO4 2-, ये SO4 का जो 2- है और Al3+, ये इसके साथ नीचे आ जाएगा और ये इसके साथ नीचे आ जाएगा। ये डायरेक्ट हम कर देते हैं, Al2SO4 और जो 3 था वो इसके साथ नीचे आ जाएगा, Al2SO4 होल थराइस। इसको क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। एक मेथड ये है कि आप क्या करें, इसको दोबारा से लेके आएँ, जैसे Al है इसके ऊपर कितना है, +3 और सल्फेट क्या है, -2। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे क्या है, -2। इसको हमने क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। अगर हम +6 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6।
आपने यहाँ पे चार्जेस की जो साइन है उसको निगलेक्ट करना है, मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है। अब क्या हुआ कि हमने एल्यूमिनियम को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ, और सल्फेट को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ, तो वो 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे दोनों बातें हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट को डायरेक्टली आप लिखना चाहते हैं, स्टेप के साथ लिखना चाहते हैं, तो वो आपके सामने। एक फार्मूला हम और कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या है, एक फार्मूला मैं लिखता हूँ, एक मज़ीद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और इसके साथ मैं लिखता हूँ तीसरा आयरन 2 क्लोराइड। ठीक है। अब ज़रा मैं जो स्टेप आपके साथ डिस्कस किए थे उनके साथ यूज़ करके उनको लेके चलता हूँ। जैसे कॉपर का सिंबल क्या हो गया, Cu, चार्ज इसके ऊपर हमने लगाया 2 पॉजिटिव, सल्फेट जो है SO4 -2। अब ये कि यहाँ पे आपको इधर 2 या इधर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये चार्ज बैलेंस हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CuSO4। ठीक है। अब आयरन 2 क्लोराइड के क्या मतलब है कि आयरन Fe, ये रोमन में आपको क्या बता रहा है कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और क्लोराइड के ऊपर क्या होती है, -1। चार्जेस आप बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो FeCl2 आयरन क्लोराइड। ठीक है, जैसे आयरन 2 क्लोराइड, इसको हम क्या लिखते हैं, फेरस क्लोराइड। ठीक है। आज का जो लेक्चर था हमने इसमें बाइनरी कंपाउंड के फार्मूले को जनरेट करना सीखा, और एक मैं आपके साथ लास्ट पे डिस्कस कर दूं कि ये जो टेबल है आपने इस सिलसिले में लाजमी याद करना है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से कराई हैं, कुछ मैंने आपके ज़िम्मे छोड़ी हैं। जो आपको कोई असेसमेंट डिफ़िकल्ट लगती है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको डिस्कशन में वो फार्मूले डिस्कस कर दिए हैं। NaCl, AlO3, ये मैं आपको बता रहा था कि ये एनाइंस और कैटाइंस आपको लाजमी आने चाहिए, ये आप याद रखें, ताकि आपको जब फार्मूला बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। जब आपको रेडिकल्स या एनाइंस याद होते हैं तो फिर आप उनको पॉजिटिव कैटाइन के साथ आसानी के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। आपने कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्वेश्चन है तो वो ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए तो वो भी आप डिमांड कर सकते हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।